contract before paying the last installment. On the payment of last installment, he will be owner of the goods. क्या जब हायर परचेज पे गुड्स लिया है वो टाइम पे क्या वो सेल या रीसेल कर सकता है किसी को गुड्स? नहीं कर सकता. प्लेज कर सकता है? नहीं कर सकता. बेलमेंट पे दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद उसका ओनर है ही नहीं. आपको क्लियर है क्या होता है बेलमेंट? बेलमेंट इज गिविंग गुड्स और ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ गुड पर्टिकुलर पर्पस. आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस क्या गुड्स को वापस दिया जा सकता है? यस. गुड्स को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा. आप लोग एक काम करो ना, ये डिफरेंस गो थ्रू कर लो. 3 पॉइंट्स एवरीवन. कुछ नहीं आया तो फिर से मुझे बता देना. बता दो. और नीचे के 2 पॉइंट्स पढ़ लिए. बेलमेंट में कंसिडरेशन का होना इसकी जरूरत है. बेलमेंट में कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. बट क्या सेल में कंसिडरेशन होना चाहिए? तभी जाके सेल मानेंगे, क्योंकि देयर शुड बी सम प्राइस. अभी स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली क्या है कि बाबा अगर कोई गुड्स हम बेलमेंट पे दे रहे हैं या फिर प्लेज कर रहे हैं तो उस पे पूरा पूरा किसका राइट होता है? ओनर का. अल्टीमेटली ओनर ऑफ द गुड्स कैन ओनली बेल द गुड्स. इनका ये बोलने का मतलब है जो गुड्स का ओनर नहीं है क्या वो गुड्स को आगे बेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है? बेली जो है क्या ओनर ऑफ द गुड्स है? नहीं. बेली इज नॉट ओनर ऑफ द गुड्स, बट गुड्स को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, जो भी कर रहा है फॉर सम पर्पस. क्या वो गुड्स को सेल कर पाएगा? नहीं. तो स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? स्पेशल राइट ओवर प्रॉपर्टी. स्पेशल राइट ओवर प्रॉपर्टी. बेलमेंट और सेल क्लियर है आपको? कोई डाउट? ओके. नेक्स्ट इज सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर एंड सेल में क्या फर्क होता है? वर्क एंड लेबर का मतलब होता है कि आप किसी को क्या करो? पर्टिकुलर चीजें प्रोवाइड कर दो, गुड्स प्रोवाइड कर दो और उससे वो आपको एक गुड्स बना के दे. जैसे कि आपको एक स्टडी टेबल क्या करना है? स्टडी टेबल बनवाना है और आपने क्या किया? एक लेबर को अपॉइंट किया, बोले मेरे घर पे आके स्टडी टेबल बनवा के जाओ. तो उसने क्या किया? बोले सर ये जो स्टडी टेबल बनवाने के लिए जो स्क्रू लगेगा, हैमर लगेगा, पर प्लाईवुड लगेगा, ये सारा सामान कौन प्रोवाइड करेगा? ऑल द मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड बाय यू. तो दैट इज नॉट सेल, दैट इज कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. जहां पे हम किसी पार्टी को, सामने वाले पार्टी को जो काम कर रहा है, लेबर को गुड्स सारी प्रोवाइड करते हैं, वो उससे कोई पर्टिकुलर चीज बना के देता है. दैट वोंट बी कंसिडर एज सेल, that will be considered as contract of work and labor. होता है क्या? वर्क एंड लेबर. हमने सामान प्रोवाइड करना है और वो क्या करेंगे? काम करके देंगे. जैसे आपके कारपेंटर है ना, हमने क्या करना होता है? इनको मटेरियल सप्लाई करना होता है, बाकी सिर्फ काम करने का पैसा लेते हैं वो, उनके जो सर्विस चार्जेस है वो. So contract of sale in goods is one which some goods are sold or to be sold for a price. Sale का मतलब क्या है? हम कोई गुड्स को प्राइस के लिए मतलब फॉर सम कंसिडरेशन क्या कर रहे हैं? इसको सेल कर रहे हैं. बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड देयर इज ओनली डूइंग और रेंडरिंग सम वर्क. सर्विस प्रोवाइड करना है या गुड्स को कंपाइल करके कुछ एक नया क्रिएटिव चीज बनाना है, तो वहां पे क्या सेल माना जाएगा क्या? दैट वोंट बी कंसिडर एज सेल, दैट विल बी कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. जैसे आपने क्या किया? आपके पास कुछ गोल्ड है, गोल्ड प्रोवाइड कर दिया गोल्ड स्मिथ को गोल्ड प्रोवाइड कर लिया. बोले एक काम करो, इसका ज्वेलरी बनवा के दो. आपने डिजाइन दे दिया उनको. क्या वो सर्विस के लिए या मेकिंग चार्जेस लेगा? हाँ. बट जो ज्वेलरी उसने बनवा के आपको दी है, क्या वो सेल माना जाएगा? दैट वोंट बी कंसिडर एज सेल, दैट विल बी कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. या जो कारपेंटर होता है
या फिर जो पेंटर होता है, जैसे आपने पेंटर को एक किसी पर्सन को काम प्रोवाइड किया, बोले ये मेरा जो घर का मीडिया रूम है इसको क्या कर देना, पेंट कर देना। वो बोला सर मैं काम तो आपका करके दूंगा लेकिन कलर ब्रश सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो हम चीजें प्रोवाइड करके सामने वाला काम कर रहा है, गुड्स हमारे ही है, हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है अल्टीमेटली ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, काम कर रहा है। सो सर्विस के लिए हम उसको चार्जेस देते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। तो सेल में और लेबर में क्या फर्क है समझा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। आप अगर गोल्ड स्मिथ की शॉप पे चले गए, कोई सोनार के शॉप पे चले गए और वहां से आपने कोई ज्वेलरी खरीद लिया, पैसे देकर ज्वेलरी खरीद लिया, तो क्या हुआ, ये सेल हुआ, दैट विल बी काउंटेड एज सेल। बट आपने आपका ही गोल्ड, आपका जैसे गोल्ड बिस्किट है, गोल्ड बिस्किट ज्वेलर को दे दिया, गोल्ड बिस्किट गोल्ड स्मिथ को दे दिया, बोले इससे मुझे एक अंगूठी बनवा के दे देना, ये क्या हुआ, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, क्योंकि ही इज नॉट सेलिंग द गुड्स, ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विस। बोलो, खुद ने गोल्ड लाया और ज्वेलरी बनवा के दिया अपने इस पे, तो दैट विल बी कंसिडर एज सेल, क्योंकि वो उसका गुड्स है। हमने अगर मटेरियल प्रोवाइड किया है तो वो वर्क एंड लेबर हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ काम करके दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 5 क्या बोलता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए क्या कोई ऑफर चाहिए, हमने सेलर को ऑफर देनी चाहिए, सर क्या आप हमारे साथ डील करोगे क्या, क्या आप हमें मोबाइल फोन सेल करोगे क्या, या पर्टिकुलर कोई गुड्स सेल करोगे क्या फॉर सम पर्टिकुलर प्राइस। तो क्या यहाँ पे ऑफर है, यस। क्या सामने वाले के साइड से एक्सेप्टेंस है, देर इज ऑफर, देर इज एक्सेप्टेंस। प्राइस मतलब क्या हुआ, देर इज सर्टेन कंसिडरेशन, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, मतलब क्या मिनिमम 2 पार्टीज है, मतलब क्या हमारे इन्फोर्सिबिलिटी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। दैट्स हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि इमीडिएटली हमने पैसा दे दिया, इमीडिएटली पैसा दिया, इमीडिएटली गुड्स ले लिया, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसा भी हो सकता है कि हमने बोला सर हम पैसे थोड़े टाइम बाद पे करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो गया, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया, बट पेमेंट विल बी पेमेंट विल बी लेटर और ऑन फ्यूचर डेट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने पेमेंट कर दिया है बट गुड्स हमें फ्यूचर डेट पे आने वाले हैं। क्या सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा, हाँ। सो जो गुड्स हमें फ्यूचर डेट पे आने वाले हैं, क्या वो एग्रीमेंट टू सेल हुआ, क्योंकि हम गुड्स के हिसाब से काउंट करेंगे, अभी मिल गए हैं तो वो सेल है, फ्यूचर में मिलने वाले हैं तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। बट क्या सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों की दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानी जाएगी, यस। सो इट कैन बी आइदर ऑफ द वेज। आपके पास क्या है, कंसिडरेशन है, आपके पास ऑफर है, आपके पास एक्सेप्टेंस है, देन आइदर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस है, आइदर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स है, पेमेंट ऑफ प्राइस एट फ्यूचर डेट है, और वाइस वर्सा। सो ये सारे केसेस में हम क्या मानेंगे, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हुआ है, हैपन हुआ है और हो चुका है। बोलो। अग्रीमेंट ऑफ सेल हम है, ये कैसे काउंट करेंगे, गुड्स के हिसाब से काउंट करेंगे, यहाँ पे कंसिडरेशन का छोड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली दैट विल बी पेड आइदर इमीडिएटली और इन नियर फ्यूचर। अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, गुड्स, सोचो गुड्स अगर तुरंत पे कर दिए, गुड्स तुरंत डिलीवर कर दिए हैं तो वो क्या हो गया, इमीडिएट डिलीवरी, या गुड्स फ्यूचर डेट पे डिलीवर करने वाले हैं तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। अभी अगर गुड्स फ्यूचर डेट पे डिलीवर करने वाले हैं, मे बी पॉसिबल हमने पैसा अभी दे दिया है फिर भी वो एग्रीमेंट टू सेल है, या फिर वो बोले कि हम फ्यूचर डेट पे गुड्स डिलीवर करेंगे, मे बी पॉसिबल हम बोलेंगे तभी पैसा मिलेगा आपको, दैट विल ऑल्सो बी एग्रीमेंट टू सेल। बट सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वी विल काउंटिफाई इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अभी गुड्स दिया, सेल हो गया, बाद में गुड्स मिला, एग्रीमेंट टू सेल है। पैसों का कोई ये नहीं है,
पैसा इमीडिएटली भी दे सकते हैं और वी कैन पे मनी एट लेटर एट फ्यूचर डेट ऑल्सो. एग्जैक्टली. ओनली इफ द गुड्स आर ट्रांसफर इमीडिएटली. और यहाँ पे ऐसा भी बोला है कि इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स है तो इमीडिएट प्राइस पेड है, क्योंकि इनको ऐसा एक प्रैक्टिकल है कि पहले हमने गुड्स ले लिया तो सेलर क्यों रुकेगा. हो सकता है रुक भी जाए, बट स्टिल दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल. एक चीज पूछती हूँ कल की. इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स है सेलर के साइड से. मैं सेलर हूँ, आप बायर हो. मैंने आपको ये रिमोट भेज दिया, बट आपने बोला मैम पैसे नहीं है, हम पैसे 2 दिन में पे करेंगे. अगर ये वाले केस में बायर इंसॉल्वेंट, मतलब आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या करूंगी मैं? व्हाट कैन आई डू? आई विल रिटर्न बैक गुड्स. बोलो मिताली. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सेल के केस में सेल हो चुका है, यू कैनॉट रिटर्न द गुड्स. सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो तो आई कैन ओनली एंड ओनली स्यू फॉर द प्राइस. प्राइस के लिए स्यू करूंगी. और अगर स्यू करने के बाद भी आप पे ना कर पाए बिकॉज यू आर इंसॉल्वेंट, सो आई विल टेक हेल्प ऑफ कोर्ट. तो कोर्ट क्या करेगा? एक डिसीजन लेगा. कोर्ट उसके ऑफिशियल असाइनी को आपके घर भेजेगा एंड वो आपके गुड्स को सील करेगा, सीज करेगा, है ना. व्हाट इफ सेम सिचुएशन में मैं इंसॉल्वेंट हो गई, सेल हुआ है, सेल हुआ है एंड सेलर गॉट इंसॉल्वेंट. Seller got insolvent, that means I can legally claim money from the buyer. I can sue the buyer. कर सकते हो, क्यों नहीं? मेरे को मेरे पैसे आने हैं. मैं इंसॉल्वेंट हो गई, आई एम सेलर, आई बिकेम इंसॉल्वेंट. नाउ क्या करें? बोलो. एग्जैक्टली. आई हैव ऑप्शन टू क्लेम मनी फ्रॉम बायर. ठीक है. सेम any situation I can claim money from buyer, but if buyer get insolvent, so ultimately उसके पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या क्लेम करूं? तो गुड्स तो मेरे को वापस लेना है. खुद ले सकती हूँ, खुद नहीं सीज कर सकती हूँ, मैं किसका हेल्प लूंगी? सो अल्टीमेटली पैसा तो मेरे को रिकवर करना ही है ना. नहीं नहीं, मेरे पास गुड्स नहीं आएंगे. ऑफिशियल असाइनी अगर गुड्स को सीज करेगा तो ही विल रीसेल द गुड्स. क्या सिर्फ मेरे ही गुड्स थोड़ी सीज करेगा? सारे गुड्स जिसके पास, उसके पास जितनी भी एसेट है सारी सील करके उसको रियलाइज करेगा. रियलाइज करवाना मतलब सेल करके कैश में लेना. और मेरा जो भी पैसा बनता है प्रपोर्शनेटली रिडक्शन करके मेरे को मेरा पैसा मिलेगा. अगर मेरा 1,000 रुपए का गुड्स है और उसके और भी ज्यादा लाइबिलिटीज है, क्यों इंसॉल्वेंट हो गया? लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए लाइबल नहीं है, तो आई विल गेट प्रपोर्शनेटली रिडक्शन. मेरे को मेरा 60% मिलेगा, 70% मिलेगा, 7,700 रुपये मिलेगा, 600 रुपये मिलेगा एट डायरेक्शन ऑफ कोर्ट. मेरे को गुड्स मिलना बनता ही नहीं है बिकॉज दैट इज द केस ऑफ सेल. आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स. बट जहां पे एग्रीमेंट टू सेल हो वहां पे गुड्स वापस मिलेगा. अल्टीमेटली गुड्स मेरे ही है ना मेरे पास. तो मेरे को जैसे ही पता चलेगा बायर हो गया इंसॉल्वेंट, बायर हो गया इंसॉल्वेंट, मैं गुड्स को सीज कर दूंगी. आई विल एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ओवर गुड्स. मैं नहीं देने वाली, जा तेरे पास पैसा ही नहीं. आई कैन डू दैट. बैंक वाले ऑक्शन, बैंक वाले ऑक्शन कहाँ लगाते हैं? बैंक्स के ऑक्शन जनरली न्यूज़पेपर्स में वगैरह आते हैं, उनके बैंक्स में ही होते हैं या फिर कोई दूसरे जगह पे. न्यूज़पेपर में आता है कि बैंक. अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले आया था एक कोई तो पेट एरिया में एक प्रॉपर्टी है जो बैंक ने क्या कर ली है, किसी ने एज मॉर्गेज रखा होगा और लोन नहीं पे कर पाया, तो बैंक ने वो सीज कर लिया है प्रॉपर्टी. सो उनका ऑक्शन है, ऑक्शन कंडक्ट होने वाला है, बेस प्राइस इतना इतना है, ऐसा करके न्यूज़पेपर में आता है पीरियोडिकल. नहीं डालते ऑनलाइन, बहुत कम. हम्म.
फोटोज बेस प्राइस सब ऑनलाइन डालते हैं एंड उनके पास एक जैसे पोर्टल में थोड़ा टाइम खुला होता है ना, आपको अगर कहीं पोर्टल में लॉग इन करना है या कुछ करना है, सो उतने टाइम तक वो ऑफर सबके लिए वैलिड है, दैट विल बी जनरल ऑफर। तो वो उतने टाइम में लोग विजिट करके आए, जो डील फाइनल करेगा, क्योंकि उनका बेस प्राइस तो डिसाइडेड होता है, बेस प्राइस तो इतना है क्योंकि उनको उतना डेट रिकवर करना है, तो उनको जो मैक्सिमम बेस्ट डील है वो करते हैं, बट ऑनलाइन डीलिंग नहीं करते। ऑनलाइन वो पिक्चर्स पोस्ट करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, दैट विल बी इनविटेशन टू सेल, है ना, इनविटेशन टू ऑफर है कि लोग आओ और हमारे पास ऑफर दो, ले सकते हैं ना। Yes, yes, yeah, definitely yes. Now that will also see, नहीं ऐसा नहीं, but that will also depend upon terms and conditions कि बाबा आपके terms and conditions में ऐसा है कि ओन एम्प्लॉई या बाय नहीं कर सकता है, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ डिफॉल्ट और फ्रॉड, तो नहीं करेंगे। या फिर कोई ऐसी बैंक है जो ओपन टू ऑल, मतलब एटलीस्ट बेस प्राइस पे कोई और बाय करने के लिए तैयार नहीं है और बैंक का मैनेजर या खुद बाय करना चाहता है, तो वो कर सकता है, क्या प्रॉब्लम। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या हुआ, गुड्स, गुड्स विल बी सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में किसके साथ गुड डील करने वाले हैं, वी विल डील ओनली इन और ओनली विद द गुड्स, तो गुड्स विल बी सब्जेक्ट मैटर। क्या गुड्स एग्जिस्टिंग हो सकता है, क्या गुड्स फ्यूचर हो सकता है, क्या गुड्स कॉन्टिंजेंट हो सकता है, हाँ, कि these are three types of goods. Goods can be future goods, it can be contingent or it can be existing goods. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले अगर आपके गुड्स पेरिश हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बिकम वॉइड। आपने क्या किया, 10 किलो एप्पल खरीदने का प्रॉमिस किया, एप्पल पड़े गोडाउन में और आपने 10 किलो एप्पल खरीदने का प्रॉमिस किया, किसको, सेलर के साथ आपकी डील हो चुकी है। अभी ऐसे में सेलर चला गया गोडाउन में वो गुड्स लेकर आने को, और उसको पता चला कि यहाँ पे ये जो एप्पल पड़े थे सारे के सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, पेरिश हो गए, खराब हो गए, तो इस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, योर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। वॉइड मतलब कुछ रीजन की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, आपने एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है, मतलब क्या, टू सेल द गुड्स इन फ्यूचर, टू सेल द गुड्स इन फ्यूचर, सेल होने के पहले बट एग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर गुड्स क्या हो गए, खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, पेरिश हो गए, तो जैसे आपने, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। जैसे आपने सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा कि सर मैं 2 दिन में आकर क्या करने वाला हूँ, ये मोबाइल फोन साइड में रखो मेरे नाम पे, 2 दिन में आके मैं इसको क्या करने वाला हूँ, बाय करके लेके जाऊंगा, क्या ये एग्रीमेंट टू सेल है, यस। अभी तक गुड्स का डिलीवरी नहीं मिला है तो दैट विल बी एग्रीमेंट टू सेल। अभी आप 2 दिन बाद आने वाले हो तब वो सेल होने वाला है, बट 2 दिन में क्या हो गया, वो शॉपकीपर का छोटा बेटा खेलते खेलते उसने फोन के बॉक्स को गिरा दिया, उसमें से फोन निकल के टूट गया, सो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड हो गया, गुड्स के पेरिश या गुड्स के डिस्ट्रॉय डिटोरिएट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बिकम वॉइड। बायर ने अगर खरीद लिया तो, बायर ने खरीदने के बाद अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका ओनरशिप होता है उसका रिस्क होएगा, उसका लॉस होगा, उसका रिस्क होगा। क्या इट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 में ये कंपलसरी है कि आपको गुड्स के बदले में कोई ना कोई कंसिडरेशन चाहिए, क्या विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड माना जाएगा, नहीं, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। क्या एडिक्वेसी जरूरी है, एडिक्वेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन कंसिडरेशन हमारा चाहिए। कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मनी, मॉनिटरी कंसिडरेशन चाहिए होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ऐसा वैसा कंसिडरेशन नहीं चलेगा हमको। क्या जो मॉनिटरी कंसिडरेशन है तो ऑलरेडी आप गुड्स बाय करते हो एमआरपी पे, एमआरपी पे गुड्स बाय करते हो, दैट मीन्स दैट इज फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आप जाओगे जो भी पैकेट पे एमआरपी है उसको पैसा देकर आप खरीद के लेके आओगे, या फिर कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको
दैट विल बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। जैसे कि यहाँ पे शक्कर शुगर रखी हुई है एक बड़े पोते में, आप चले गए, आपने गुड्स को आइडेंटिफाई तो कर दिया लेकिन अभी तक एसरटेन नहीं किया है। जैसे आपने बोला सर 5 किलो शक्कर चाहिए, 5 किलो शुगर चाहिए, तो क्या वो 5 किलो गिन के बाद में उसका प्राइस डिसाइड करेगा? डेफिनेटली बाद में उसका प्राइस डिसाइड करेगा। दैट मीन्स कभी कभी प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, कभी कभी प्राइस डिसाइड कब होता है? कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज आपस में काम करते करते प्राइस को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। जैसे आप किसी को कोई काम देते हो तो उसने बोलते हो कि एक अंदाजा क्या खर्चा आएगा, तो वो बोलेगा कि एक अंदाजे 1,000 तक खर्चा आएगा, बट जैसे ही काम बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से फाइनल प्राइस हम क्या करेंगे? आपको एसरटेन करेंगे। दैट इज नथिंग बट प्राइस विल बी डिटरमाइंड इन कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ऐसा हो सकता है, बोलो डाउट। दैट विल बी नॉट सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी आपको सोगा में कोई चीज चाहिए तो आप गुड्स बाय करने चाहिए। गुड्स मतलब क्या, हम समझ गए गुड्स का डेफिनेशन, बट आप गुड्स बाय गुड्स के बदले नहीं करने चाहिए। दैट देन वो जो बार्टर है या जो आपका एक्सचेंज है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। एक चीज, ओल्ड गाड़ी देकर आपको नई गाड़ी खरीदने, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, ओल्ड फोन देके नया फोन खरीदो या जो भी है। सो आपने क्या बोला वहां पे? एडवर्टीजमेंट है ओल्ड गाड़ी दो और कुछ पैसे देकर नई गाड़ी लेकर जाओ। ये क्या हुआ? दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि हमने एक्सचेंज तो किया है बट क्या कुछ मॉनिटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? यस, मॉनिटरी कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, इसके लिए इसे सोगा मतलब हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। बट अगर बार्टर कंप्लीटली बार्टर एक्सचेंज है, जैसे कि यूटेंसिल्स इंस्टेड ऑफ क्लोथ, तो वो आएगा अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई रिलेवेंस नहीं है। सो प्राइस कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी फिक्स्ड इन कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। और एक चीज है, प्राइस कैन बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूअर। मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, इसका क्या प्राइस, और मैं ऑक्शन कर रही हूँ, ये रिमोट का बोली लगा रही हूँ। अभी ये रिमोट का क्या प्राइस रखे मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है। मार्केट प्राइस से कितना परसेंटेज ज्यादा रखूं, कितना कम रखूं, क्या करूं? और एज अ बायर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कितने में क्या रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। तो मैंने एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया, वैल्यूअर जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगा। मैंने एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया, उसको वैल्यूअर बोला जाएगा। सो उसका क्या काम होगा कि ये गुड्स का क्या करे? प्राइस डिटरमाइन करे, जो कि मेरे भी फेवर में होगा और बायर के भी फेवर में होगा। सो प्राइस कैन बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूअर ऑल्सो, कैन बी डिटरमाइंड बाय पार्टीज इन कोर्स ऑफ डीलिंग, और कैन बी डिटरमाइंड और इट कैन बी फिक्स्ड एज वेल। हाँ, डाउट? नो कंसिडरेशन? नहीं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं होगा तो सेल नहीं होगा, ऐसा होता है, बट दैट विल ऑल द केसेस विल गो टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा सोगा का मेन रूल क्या है कि गुड्स में हमने डील करना चाहिए। गुड्स का मीनिंग क्लियर, एकदम मूवेबल होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। ग्रोइंग क्रॉप्स चलता है बट दैट शुड बी अग्री टू बी सीवियर्ड फ्रॉम द लैंड। ये सारी चीजें हो तो गुड्स है, बट दैट गुड्स शुड ऑलवेज बी सोल्ड फॉर सम कंसिडरेशन, एंड दैट कंसिडरेशन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए। वैसे हमारे जो इन्फोर्सिबिलिटी के 10 एलिमेंट्स है, लॉफुल कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट। क्या कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ मनी? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बार्टर एक्सचेंज भी कंसिडरेशन बोलते थे हम, एवरीथिंग वाज कंसिडरेशन, बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आप गुड्स में डील करो प्लस कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? मॉनेटरी होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। हाँ, अभी प्राइस फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट है या प्राइस फिक्स्ड इन कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्राइस फिक्स्ड बाय वैल्यूअर है तो वहां पे डिफॉल्ट के चांसेस है, क्योंकि आप क्या हो, आप बायर हो, मैं सेलर हूं, ये वैल्यूअर है। ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे वैल्यूअर को अपॉइंट अगर मैं करूं, किसी ऐसे वैल्यूअर को अपॉइंट करूं जो कि मेरा फ्रेंड है, वो मेरे फेवर में डिसीजन देगा, गुड्स का प्राइस ज्यादा बढ़ा के बोलेगा ताकि मेरे को प्रॉफिट हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने आपके रेफरेंस से किसी वैल्यूअर को अपॉइंट किया, वो वैल्यूअर आपके फेवर में डिसीजन दे रहा है, गुड्स का प्राइस कम कर रहा है ताकि आप बेनिफिट में हो। सो दैट कैन हैपन। सो अगर ऐसी कोई
अब फ्रॉड्यूलेंट चीज होती है जब प्राइस डिसाइडेड बाय वैल्यूअर होता है, एंड अगर ऐसी कोई फ्रॉड्यूलेंट चीज होती है तो वो केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वॉइड हो जाएगा। तो हमने वैल्यूअर को बेसिकली मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए वाइल डिसाइडिंग द प्राइस। और अगर उसको बायर या सेलर में से किसी के भी वजह से प्राइस डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो बोलेगा कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना है, या मेरे को ये वैल्यूअर की पोस्ट से हटा दो। He will discontinue the contract or contract will become void in nature. We have done with unit number 1. समझा? देखो, गुड्स का डेफिनेशन किस में आया, इधर ध्यान दो। तुम लोग आपस में बड़बड़ बड़बड़ क्यों करते रहते हो? मैं मेरे को खुद को पढ़ा रही हूँ क्या? अब बोल। मैं वैल्यूअर तभी जाके अपॉइंट करूंगी जब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये गुड्स प्रॉपर्टी नहीं गुड्स, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड एक्ट में नहीं आएगा। गुड्स कितने में सेल करना, देन एंड देन ओनली आई विल अपॉइंट वैल्यूअर, एंड वैल्यूअर इज अपॉइंटेड जनरली बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट मी नॉट यू, ना बायर ना सेलर, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस होने के चांसेस है। अगर पता नहीं पड़ा कितने में सेल करना है तो ऐसी बात है। I will appeal to the court. Court of law will send one official assignee as a valuer. हमारा बंदा जैसे अंपायर होता है, जो अंपायर होता है, अंपायर ही ना, जो वो डिसीजन देता है, 6 हो गया, 4 हो गया, कैच आउट हो गया। सो क्या वो किसी, हाँ, रेफरी भी बोला जाता है। तो क्या वो किसी पर्टिकुलर टीम से बिलोंग करता है? वो कुछ तो एकदम तीसरा ही होता है। सो उसको वैल्यूअर समझ लो। हाँ बोलो, कोई कोई डाउट था क्या? और समझा क्या? वैल्यूअर तभी जाके हम अपॉइंट करेंगे जबकि सेलर को सेलर डिटरमाइन ना कर पाए प्राइस। होता है कुछ केसेस में, ऐसा ऐसा होता है। नो नो नो, एवरीथिंग विल बी डिसाइड होल एंड सोल बाय द वैल्यूअर। जैसे कि अभी बोलती हूँ, अभी एक केस बताती हूँ अपना, वो बैंक का बात चल रही थी। बैंक का क्या बात चल रही थी कि बाबा, किसी किसी कस्टमर के गुड्स क्या कर लिए, बैंक ने सीज कर लिए, जो सिक्योरिटी के नाम पे थे, सीज कर लिए, और वो कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा या पेमेंट नहीं किया। क्या बैंक विल सेल द गुड्स? बैंक विल सेल द गुड्स। बैंक कौन हुई? सेलर हुई। जो सारे कस्टमर, जो पब्लिक है बाय करने वाले, वो कौन हो गए? बायर हुए। क्या बैंक खुद प्राइस डिटरमाइन करेगी? बहुत से केसेस में बैंक विल अपॉइंट ऑफिशियल असाइनी और कोर्ट विल अपॉइंट ऑफिशियल असाइनी टू डिसाइड प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड उसके ऊपर बेस क्या होगा, बेस प्राइस डिटरमाइन होगा। तो वो जो ऑफिशियल असाइनी है उसे वैल्यूअर बोला जाएगा। ऑक्शंस के केस में, या अगर कोई गुड्स जब्त कर लिया है तो वो केस में वैल्यूअर का काम होगा। जनरली ट्रांजैक्शंस में नहीं होता है। जैसे इसने बोला कि जो खुद ओनर है वो खुद ही के गुड्स की प्राइस डिसाइड करेगा, बट व्हाट इफ अगर खुद ओनर ना हो तो? बैंक खुद ओनर नहीं है, बैंक ने सीज किया है वो गुड्स, तो अल्टीमेटली गुड्स का प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यूअर। थर्ड पर्सन, अंपायर। वैल्यूअर, वैल्यूअर कंपलसरी पार्ट कब है? जब हमने उसको अपॉइंट करवाया है कोर्ट की मदद से, है ना? देन ही विल बी लाइबल टू। उसका काम क्या होगा? वैल्यूअर का ड्यूटी क्या होगा? अरे बेटा, अगर तू सेलर है कोई गुड्स का, तेरे को पता है ये गुड्स मेरे को 1 करोड़ के नीचे सेल नहीं करना है, तो तू रखना 1 करोड़ बेस प्राइस। वैल्यूअर को क्यों अपॉइंट करके पैसे वेस्ट कर रहा है? वैल्यूअर इज अपॉइंटेड ओनली व्हेन, वैल्यूअर इज अपॉइंटेड ओनली व्हेन जहां पे बायर या सेलर, बेसिकली मेनली सेलर, गुड्स का प्राइस डिटरमाइन ना कर पा रहा हो, वो केस में वैल्यूअर अपॉइंट करेंगे। दैट विल बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट, दैट टू ओनली इन केसेस ऑफ ऑक्शंस। चेक करने के लिए। चेक करने के लिए तेरे को किसी को अपॉइंट करना है। सी, चेक करने के लिए अपॉइंट करना ही मतलब वैल्यूअर अपॉइंट करना। चेक करने के लिए
किसी को अपॉइंट करना मतलब ही वो वैल्यूअर ही हुआ। करेगी करेगी करेगी। बैंक विल नॉट ट्रस्ट अ कस्टमर। योर बाय बैंक को तो पता भी होगा ना वैसे भी, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव नॉट पेड द लोन, यू हैव नॉट पेड द लोन, और बैंक ने उतना का ही अमाउंट या उससे थोड़ा ज्यादा का अमाउंट एज ए सिक्योरिटी लिया रहेगा। मतलब 6 लाख का लोन लिया है तो मे बी 8 लाख की गाड़ी सिक्योरिटी ली रहेगी। बैंक को भी पता है, कस्टमर को भी पता है, बट इज इट जेन्युइन कि बैंक के हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से हम गाड़ी को सेल करें टू कस्टमर? इट इज नॉट जेन्युइन। इसके लिए प्राइस डिटरमाइन करने के लिए ऑलवेज वैल्यूअर विल बी अपॉइंटेड। नहीं ना, फिर काय को लोन लिया और हाइपोथिकेट काय को की? तू काय को करेगा? अरे बाप रे, मतलब दादागिरी हो गई। तू बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक को सिक्योरिटी दे दी, एंड यू आर सेइंग बैंक को कि मैं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, इतने में मिलेगी। बैंक बोलेगा पहले आपका लोन भरो और गाड़ी रिडीम करके लेके जाओ। गाड़ी वॉज द सिक्योरिटी ना। ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। तुझे फिर क्या करना पड़ेगा, कहीं से पैसों का जुगाड़ करके बैंक वालों को देकर छुड़वानी। लो, सिक्योरिटी ऐसा थोड़ी रहता है। सिक्योरिटी मतलब अपन ने गिरवी रखी है वो चीज, जब तक पैसा चुकता नहीं करते वो चीज नहीं मिलती रहती है वापस, चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़े घटे, कितना भी कुछ भी फ्लक्चुएट हो। यू वोंट गेट द गुड्स बैक अंटिल एंड अनलेस यू डोंट पे द अमाउंट, है ना? ये तो नॉर्मल है, ऐसी नॉर्मल। That can be part if it is separable. If any security is separable, so bank wale will only sell that security and recover the amount, and no goods. They won't give goods back to you. Extra price. They will realize money and they will give it back to you. मतलब 2 गाड़ियां दी है। गाड़ी इज अ गुड्स ना। They will give it back to you. They don't do that. They will realize whatever. See, ऐसा कभी होएगा नहीं यार। अभी गोल्ड का अपन ने आपने दिया है तो वो गोल्ड का टुकड़ा करके थोड़ी बेचेंगे। दे विल सेल होल द गोल्ड ना। गोल्ड के बिस्किट्स है तो एक एक बिस्किट से अगर रियलाइज हुआ तो दे विल रियलाइज, दैट विल डिपेंड अपॉन द बैंक। सी, पर ये वाला सिचुएशन ऐसा है ना कि आपने अलग ही सिचुएशन है, आपने 2 गोल्ड के बिस्किट दिए, सो वो आपका एक टोटल सिक्योरिटी या एक लोन के लिए सिक्योरिटी माना जाएगा। तो दैट विल बी कंसिडर नॉट एज टू एट वन, एज वन ओनली। चाहे वो सेपरेबल हो या ना सेपरेबल हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, नो डाउट, बट आई डोंट गारंटी कि आपको आपका गुड्स मिलेगा। मतलब गाड़ी, जैसे 2 गाड़ियां दी है तो एक गाड़ी दे देंगे, एक गाड़ी, ऐसा नहीं होगा बाबा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, क्या है? जमीन, जमीन गिरवी रखी है। अरे एक एक बोलो ना। जमीन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आता है। हाँ, अभी बोलो। जमीन गिरवी रखी है, उससे पैसा रिकवर किया है। जब वो बैंक के पास, until and unless you don't pay the loan का amount, ownership will be of bank. You cannot use the farm. कुछ केसेस में कुछ ऐसा है
कुछ केसेस में ऐसा है कि बैंक कंप्लीटली उसको जब तक लोन रीपे ना करे तब तक वो जमीन को उसके पास रख देती है। कुछ केसेस ऐसा है कि वो क्या करती है, किसी को अपॉइंट करती है लैंड को ठीक रखने के लिए, उसको यूज करने के लिए। हाँ, बट वो, हाँ, वो केस टू केस डिफर करता है। ये प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे रेसिडेंशियल है वहां पे, या रीडेवलपमेंट में जो जाते हैं, रीडेवलपमेंट में अल्टीमेटली हम वो ही घर में रहते हैं ना, वो अल्टीमेटली वही घर में रहते हैं, तो वो केस टू केस डिफर करता है। बट अगर आपने आपका जमीन का कोई टुकड़ा या वो जमीन गिरवी रखी है, तो आप उस पे फार्मिंग करो या आप उसको यूज करो या ना करो, ये दैट इज होल एंड सोल डिसीजन टेकन बाय द ओनर, दैट इज द बैंक, दैट इज द बैंक। ओनर मतलब जो अभी अल्टीमेट आप हमने जिसके पास गिरवी रखी है, तो हम बैंक से लिखान में लेकर आ सकते हैं कि जैसे बोला सर ये मेरा इकलौता प्रॉपर्टी है, इससे मेरे को इसमें काम करके लोन चुकता करना है। बट क्या आप किसी को फिर प्लेज, रीसेल या बेलमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली मैं गुड्स के हिसाब से बोल रही हूँ, अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। यू विल बी जस्ट केयर टेकर अंटिल एंड अनलेस यू डोंट पे द लोन। ये हायर परचेज के जैसा ही हुआ ना, आप यूज तो कर रहे हो, यूज तो कर रहे हो बैंक के नाम पे। जब आप लोन का पूरा के पूरा लोन का इंस्टॉलमेंट पे करोगे, वो जमीन आपकी हो जाएगी बाद में फिर उस पे पूरा पूरा आपका राइट होता है, हक होता है। हाँ, इट्स नॉट गुड्स ना, लैंड इज नॉट गुड्स, उसके अलग है कुछ प्रोविजंस। रह सकती है ना बेटा, रहता घर गिरवी कितने लोग रखते हैं, रहता घर गिरवी कितने लोग रखते हैं, चलाती गाड़ी गिरवी कितने लोग रखते हैं। सो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली अगर हम लोन का पैसा ना पे कर पाए तो, या फिर ईएमआई का अमाउंट ना पे कर पाए तो वो लोग आकर हमारी चीजें लेकर जाते ना। टिल टिल देन तो हमारी चीजें हमारे पास रहती है। हाँ, ओनरशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़े टाइम तक ओनरशिप में मे बी थोड़ा सा डाउटफुल रह सकता है, डाउट रह सकता है इधर बैंक की या आपकी, बट यूज तो आप ही कर रहे हो ना। जैसे ही जमीन का हुआ, जैसे ही आपकी गाड़ी का हुआ, गुड्स का हुआ, सिक्योरिटी देकर लोन लेना वो अलग बात है, क्योंकि आप गिरवी रख के, मतलब जैसे गोल्ड वगैरह है, गोल्ड आप ऐसे यूज करके नहीं लोन ले सकते हो, वो आपको सामने वाले को हैंड ओवर करना पड़ेगा। सो कुछ चीजें आपको हैंड ओवर करनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी, कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो, गोल्ड हैंड ओवर करना पड़ता है। बैंक विल गिव नोटिस टू यू। पैसा लगेज देती ना बैंक, क्यों नहीं देती? बैंक के पास लैंड नहीं है, अरे बेटा तू जमीन यूज करके जमीन पे काम कर सकता है, यू कैन यूज द लैंड। हाँ, तू जिस दिन पैसा देने के लिए मतलब इनकैपेबल हो गया, उस दिन बैंक वाले आके तेरी जब्त कर लेंगे जमीन, फिर वो बैंक का राइट रहेगा, उसको सेल करे या कुछ भी करे। अल्टीमेटली बैंक खुद क्या करती है, खुद थोड़ी यूज करेगी, सेल ही करेगी। जब्त कर लेंगे, ऐसा ही है, दैट इज द रूल। मतलब अल्टीमेटली 20 लाख का कोई गाड़ी आपने पहले 4-5 इंस्टॉलमेंट पे किए,
हाफ 50% पे कर दिया, बचा हुआ 50% आप पे नहीं कर पाए, फिर भी बैंक वाले लोग आपकी चीजें लेकर जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि विन विन सिचुएशन होगा। कभी भी अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो लॉस इसमें आपका भरपूर होगा, है ना? देंगे ना, जैसे अगर लैंड है, 2 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का लोन है, इफ इफ दे रियलाइज, दे विल गिव, इफ दे रियलाइज एक्सेस अमाउंट विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट इफ दे रियलाइज एक्सेस अमाउंट, जैसे 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया एक्सेस अमाउंट अगर रियलाइज किया है तो दे विल गिव इट बैक टू यू रियलाइज करने के बाद। वो तो पीरियड ऐसा लीगल लीगल टर्म्स में वो पीरियड माना जाएगा, लीगल टर्म्स में वो पीरियड माना जाएगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आपको बोलेंगे कि आपने फिर लोन क्यों नहीं पे किया, ऐसा है, लोन का ईएमआई क्यों नहीं पे किया। सारी चीजें आपके फेवर में नहीं हो सकती है। ऐसा है कि जैसे ऑक्शन कंडक्ट करना, उसको रियलाइज करना, उसका बेस्ट पॉसिबल प्राइस रिकवर करना, ये सारी चीजें उनके हाथ में होती है और ये सारी प्रोसीजर को टाइम लगता है। यू विल बी एट लॉस देन। सिक्योरिटी बेचेगी, लगेज नहीं बेचेगी, बैंक तुम्हें नंबर ऑफ नोटिसेस देगी, देन बेचेगी। हाँ। हम्म। जितना बचा उतना कंपाउंडिंगली कैलकुलेट होगा, जितना बचा उतना। एक मिनट, हाँ बोल मंथन। हाँ कर दी, हाँ। थर्ड पार्टी लोन लिया, हाँ गिरवी रखी, हाँ इंश्योरेंस था। हम्म। रिन्यू नहीं किया क्या? हाँ हाँ। गाड़ी खराब हो गई, हाँ। अच्छा, इंश्योरेंस रिन्यू करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराए तो देन फिर खर्चा तो तू ही करेगा, बट इंश्योरेंस से कंपनी से वापस नहीं मिलेगा, आइदर एक दिन का भी हो। वो टाइम पीरियड के बाद में, अभी मेरा मेरा चालान कटा हुआ है, मैं बोलती हूँ, मतलब आई वॉज ड्राइविंग एंड मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म, मतलब ये हो गया था, एंड 2-3 दिन थे, मुझे आ गया था, मेल आ गया था, मैसेज आ गया था, बट मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया तो मुझे चालान भरना पड़ा। इंश्योरेंस का भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। कर दिया, हाँ एक्सीडेंट। हाँ ऐसा थोड़ी रहता है, ऐसा मिसकंसेप्शन है। लेट मी क्लियर वन थिंग, एक मिनट। अगर आपका, शांति रखो, अगर आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है निकला हुआ और आपकी गाड़ी ठुक गई है, खराब हो गई है, तो उसको आप खुद रिकवर करोगे, फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे, मेडिक्लेम थोड़ी है जो कैशलेस। तू करेगा, तू ओनर ऑफ द कार है। डिसीजन अबाउट सेलिंग नहीं, डिसीजन अबाउट सी डिसीजन अबाउट सेलिंग, डिसीजन अबाउट रीसेलिंग या डिसीजन अबाउट प्लेजिंग, ये सारे डिसीजंस उसके हाथ में होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम अभी के लिए एज अ बेली काम कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो वाले डिसीजन सामने वाले के हाथ में होते हैं, बाकी अपने को अपना ही करना पड़ता है। हाँ चलो, कल कहाँ तक लिखा? जल्दी जल्दी, मेरे को पूरा खत्म 15 मिनट में चाहिए। मर्केंटाइल एजेंट लिख दिया, हायर परचेस और उसका मीनिंग लिखोगे आप घर पे। एक काम करो, और एक होमवर्क है आपके लिए, मेरे को डिस्टर्ब हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सेल और बेलमेंट, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, जस्ट 3 पॉइंट से घर पे लिखना है, लिखोगे?
अभी नीचे लिखो, नए नए पॉइंट लिखना चालू करो, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी, 2 पेजेस में हो जाएगा पूरा यूनिट। क्या नहीं हुआ है लिखना? ओके, मतलब चलो आज पूरा लिखना ही है। मर्केंटाइल एजेंट हो गया, ये लिख दो। जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी, नीचे वाले पॉइंट में फटाक से, फटाक से। नहीं, ये डिफरेंस में नहीं लिखना है, ये अपने नॉर्मल रेगुलर में लिख लो, एक पॉइंट वाइज मैंने बस बना के दिया है आपको, फटाफट लिखो। देखना है मुझे तुम लोगों की स्पीड कैसी है। बहुत मस्त है, ठीक है, 2 तक पूरा पूरा वाइंड अप कर देंगे, यूनिटी वाइंड अप कर देंगे आज। क्या प्रॉब्लम हो गई है, इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है? पेजेस पेजेस पूछ लो किसी को आजू बाजू, 2-3 पेजेस हुए हार्डली, कितने पेजेस हुए रे? 4, हाँ 4 पेज छोड़ के आगे कंटिन्यू करो। इतना क्या लोड लेने का है उसमें, ऐसा क्विक एंड स्मार्ट होना चाहिए मेरे जैसा, पट 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 लिख के फ्री होने का। नहीं, अभी अगर आप अच्छे बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो इतना फास्ट लिख के, तो मैं भी तो अच्छे मैम जैसा बिहेव करूंगी ना। एग्जैक्टली exactly. सारे बदमाश बच्चे इकट्ठे आ गए कि थोड़ा लोड हो जाता है, पर बच्चे बदमाश बच्चे आधे आधे स्प्लिट हो गए ना अभी, तो लोड कम हो गया। ये क्या, तू गौरव इधर बदमाश बच्चा है बहुत। डन, नो। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी लिखा ना, प्रॉपर्टी सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, प्रॉपर्टी मीन्स, अभी नीचे लिख दो, अगर रह गया होगा ऊपर एक आध लाइन है वो होगी तो लिख दो, लिख दो चलो। बिल्कुल आपस में बात नहीं करोगे, बोर्ड और आपका नोटबुक। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब हमें अगर किसी को प्लेज करना है, बेलमेंट करना है, तो उस पे स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब स्पेशल राइट चाहिए, तभी जाके हम उसको सेल कर सकते हैं। लॉफुल पजेसर मतलब जिसके पास लीगल राइट्स है वो प्रॉपर्टी के। ओनरशिप से ज्यादा लीगल राइट बोलूंगी, क्योंकि अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और सामने वाले ने उसका पेमेंट नहीं किया, तो क्या वो लीगल पजेसर हो गया? क्या उसके पास लीगल राइट आ गए सेल करने के? हाँ, 211। मेरी बैग किधर गई भाई? ये बैग है, मेरी है, मैं रोज लेके आती हूँ, तो मेरी होगी। हाँ, ये मेरी बैग है, इसमें ये मेरी जनरल प्रॉपर्टी हुई। क्यों? बिकॉज बिकॉज अल्टीमेटली ओनर कौन है इसकी? मैं हूं। जनरल प्रॉपर्टी बिकॉज आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस बैग। नाउ सपोज इफ मैंने मेरी बैग सिया के पास गिरवी रखी, बैग सिया के पास गिरवी रखी और बोला कि सिया मेरे को जरा 10,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए दे। सिया तो पहले मानने को ही तैयार नहीं, बोले आपकी 100 रुपए की बैग है, मैं 10,000 रुपए।
बट ठीक है, जैसे तैसे डील हुआ, 5,000 पे फाइनल हो गए हम। सो मैंने बैग गिरवी रखी, गिरवी रखी मतलब सिक्योरिटी प्लेज, गिरवी रख के मैंने 5,000 रुपए ले लिया। प्रॉपर्टी किसकी है? अभी भी मेरी है ना, जनरल प्रॉपर्टी। वो बोली कि 10 दिन के अंदर पैसे दे देना, नहीं तो बैग गई समझो। सो 10 दिन के अंदर आई कुड नॉट पे द मनी। फिर 11th डे पे सिया ने मुझे नोटिस दिया रिटर्न में कि बट बिकॉज यू आर नॉट पेइंग द मनी, आई एम लाइबल टू सेल योर बैग, आई एम लाइबल टू सेल योर बैग। सो वो नोटिस का भी मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया बिकॉज आई हैड नो मनी। अल्टीमेटली सिया ने क्या किया, उसको सेल कर दिया। सो सिया ने वो बैग को सेल कर दिया। जनरल प्रॉपर्टी थी, सेल कौन कर पा रहा था? जनरल प्रॉपर्टी थी। I am the owner of the property, so I could sell the bag. Only I could sell the bag. But ये स्पेशल केस में क्या उसके पास स्पेशल राइट्स आ गए ओवर द प्रॉपर्टी और ओवर द गुड्स? तो स्पेशल राइट एक्सरसाइज करके शी हैव सोल्ड द बैग। दैट इज नथिंग बट स्पेशल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जब एब्सोल्युटली मेरी थी, दैट टाइम इट वाज जनरल प्रॉपर्टी। जब मैंने इसको गिरवी रख दिया तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। ये केस में जो लॉफुल ओनर है, उसका लॉफुल पोजेसर है, जो कि सिया है, लॉफुल पोजेसर है, उसके पास वो लीगली बैग है, डॉक्यूमेंटेशन है कि मैंने लोन लिया है। मैंने लोन पे नहीं किया, इसके लिए उसने बैग सेल किया। सो दैट विल बी कंसिडर एज स्पेशल प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? बोलो। बैग का प्राइस उतना नहीं आया, अभी ये बैग मत कंसिडर करो। जनरली लोन देते टाइम पे आप हाँ, ये वैसे बैग अच्छी है, ऐसी इतनी चीप भी नहीं है। सो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली अगर कोई आपको लोन देगा तो आपसे ज्यादा ही गिरवी, और ये सिया लोन दे रही है तो वो 5,000 का लोन दे रही तो वो 8-10 हजार की बैग गिरवी रखवाएगी। सो अल्टीमेटली किसी का भी ऐसा ही एटीट्यूड होता है, ज्यादा गुड्स, ज्यादा अमाउंट के गुड्स को गिरवी रखवा और एग्जैक्टली exactly, है ना, कोई खुद का लॉस क्यों करवाएगा? चलो, हाँ लिखोगे आप लोग। हाँ बोलो बोलो उन्नति। शी इज अमृताई, ओके। अच्छा ताई बोलती है क्या? लिखना है, जो जो हाईलाइट के लिखना है, मैं बस स्क्रॉल करती जाऊंगी। जितना टाइम पास करोगे उतना मैं डिले छोड़ूंगी, मेरे को नहीं पता। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी। टाइटल भी हाईलाइट किया करूँ, ठीक है? पूरा यूनिट 1 कंप्लीट कर दो, जिनका 1 2 3 जितने पेजेस पेंडिंग है मस्त पैकी कंप्लीट कर दो। कोई बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए। स्टडी के लिए, होमवर्क के लिए टाइम मिलना चाहिए एक्स्ट्रा। क्या इतने बिजी होते हो क्या तुम लोग? यू नीड टू स्लीप बाय 10। इतना देर लेट? बेचारे बच्चे। चलो लिखो लिखो, पट 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 पट। हो गया, स्क्रॉल करती हूँ। फिर बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? दिख रहा नहीं है क्या? गौरव दिख रहा नहीं है तेरे को? तो आगे आके बैठिए चेयर्स पर। हाँ बुक में से देख ले। अपन डांटेंगे उनको।
सीए फाउंडेशन में आपको कितने देंगे ना, उसमें भी ज्यादा दे दिए हैं। पूरा मुझे आज यूनिट खत्म चाहिए, लिख के। हाँ, स्पीड बढ़ाओ या कुछ भी करो, पता नहीं मेरे को। अरे अरे तुम लोग फोटो अगर हरीश का निकालोगे तो वो स्क्रीन में देखते देखते गड़बड़ हो जाती है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4344, 4142 4344 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिखवा रही हूँ। बाकी मैं ज्यादा नहीं लिखवाने वाली हूँ आपको। फटाफट लिखो। चलो मेरे को देखने दो, तुम क्या करते रहते हो, लिखते रहते हो कि नहीं। अभी बेटर है क्या? चलो लिखो। पीछे के लाइट्स लगा दो लगे तो। आज कल जैसे आकांक्षा ने बोला वैसा ही हुआ, पूरा पहले पढ़ाओ फिर लिखाओ। तुम लोग लिखो, बड़बड़ कम करो। ये हाईलाइट किया तो रिफ्लेक्ट होता है क्या? ऐसा कुछ है? ए तू किधर पीछे काय को लिख रहा है? शिवम, शिवम ना, इनकम्प्लीट है। पेजेस छोड़। कितना बैक, कितना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा है? नहीं, ये पूरा ही रह गया सोगा। तेरा कंप्लीट है क्या जयेश? दूसरी बुक में क्या? सोगा के लिए बनाई दूसरी? हम्म। एक काम कर, अभी ये बुक नहीं है ना, इसमें सोगा चालू किया तो इसमें ही कंटिन्यू कर सोगा फिर। हाँ, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा आने वाली बुक में। हैंडराइटिंग समझ में आती है क्या बाद में? अच्छा, पहले से यू राइट कर्सिव। जो अपने आईसीआई के पेपर चेकर है ना, थोड़े इतने स्मार्ट नहीं है, तो मेक श्योर कि आप जो लिखो वो ध्यान में आओ उनके। इसके लिए बोला इतने स्मार्ट नहीं, अपने सादे सुधे लोग। सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, मैंने आधा हाईलाइट किया गलती से, लिखो पूरा। 4344 हो गया? मैंने क्या सोचा कि हाइलाइटर रिफ्लेक्ट होता है, इसके लिए हटा दिया। हो गया, चलो नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले डर मत जाओ, मैं ही हूँ, राधिका मैम ही है आपकी, लेकिन लाइट नहीं है इधर। अब लिखो, वेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, सुनो सुनो इधर देखो। वेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल में जो जो हाईलाइटेड है पट 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 लिखना है। वेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल डैश 1 2 3 4। नहीं, मुझे आप लोग आगे चाहिए सबसे, यूनिट 1 खत्म होता हुआ होना चाहिए नोटबुक में। किधर उधर किसके साथ कंपेयर करेंगे? आप लोग ही हो। आज है आज।
आज अकाउंट्स। डन। 3 4 5 6। आप ना फोटो शूट करने में ही आधा टाइम गला देते हो। प्राइस, ट्रांसफर, अब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, लिखो पट पट पट। सेल एग्रीमेंट टू सेल का यहाँ नहीं लिखना है अपने को, डिफरेंस के नोटबुक में आना चाहिए। ऑनलाइन वाले लिख रहे हो, सुयान, श्रेया, प्रेरणा। हाँ, श्रेया को ग्रुप में ऐड कर दिया था ना अपन ने। अभी सब लोग अपन एक ग्रुप में है। हाँ, डन। ओके, सो स्टार्ट कंप्लीटिंग नोटबुक एंड स्टार्ट वॉचिंग प्रीवियस लेक्चर्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के श्रेया है ना, अलॉन्ग विथ सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो मैं अभी करंटली पढ़ा रही हूँ। स्टार्ट कंप्लीशन ऑल्सो। ऑनलाइन रहने का एडवांटेज है कि आपको टाइम मिलता है, जाने आने में टाइम नहीं लगता है ज्यादा, क्लास को आना जाना, सो दैट आप उतने में नोटबुक कंप्लीट पूरे की पूरे कर सकते हो। 9 यूनिट पूरे ग्रुप पे आ गए हैं, कुछ लगा तो ग्रुप पे डाल दो मैसेज। इधर बहुत लोग हैं फेवर फेवर करने वाले, कर देंगे आपको फेवर। मैं दैट इज माई ड्यूटी, मेरे ऊपर छोड़ दो। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो बस। डन। कौन नहीं बोला रे? हायर परचेस का आपको लिखना है डिफरेंस, डिफरेंस के नोटबुक में लिख भी लिया, क्या बात है। सेल और बेलमेंट भी उसमें ऐड कर देना। लिख लिया, कल ही किया। ओके गुड। नेक्स्ट न्यू पॉइंट लिखो, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। नहीं लिखना। ये इतना सारा नहीं लिखना है, डोंट वरी डोंट वरी। सेक्शन 5(1) इतना नहीं लिखना। सेक्शन 5 आज सोगा का यूनिट 1, सोगा का यूनिट 1 ग्रुप पे आ जाना चाहिए। आज पूरा लिख लोगे आप। और अगर किसी ने इसके बाद मोबाइल निकाला, सबके सब फोन तुम लोगों के मेरे पास आ जाएंगे आप। फिर 8 दिन तक फोन नहीं मिलेगा। सब लोग यूज कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं जो फोन यूज नहीं कर रहा है। जितना रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए मैं देती हूँ। फट 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 लिखो ना तुम लोग, आजू बाजू अपना देखते रहते हो। हमने फोन नहीं यूज करना है, किसी ने फोन नहीं यूज करना है, किसी के लिए भी एक्सेप्शन नहीं है। हाँ लिखो। जिसको दिख रहा नहीं इधर आगे शिफ्ट हो जाओ, ये इसके पीछे इतनी जगह है।
यस, मैंने जितना हाईलाइट किया है लिखते जाओ बस। 2:15 तक क्लास, नहीं तो कंटिन्यू चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन द फॉलोइंग मोड्स, 1 2 3 4 करके लिखो। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, सेक्शन 5 लिखो। सेक्शन 5 कौन सा है? ये ऊपर का नहीं लिखना है। 5(1) मतलब सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में क्या क्या लिखा है, ये पूरा एनालिसिस के 5-6 पॉइंट में लिखा है। पॉइंट नंबर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 4 5 6, हाँ, राइट डाउन। हाईलाइटेड ओनली, ओनली हाईलाइटेड। ऐसे मंद बुद्धि जैसे क्यों करते हो तुम लोग कभी कभी? 5(1) और 5(2) के सारे पॉइंट एनालिसिस के 6 के 6 पॉइंट में लिखे हैं। वैष्णवी लिख रही है? नहीं, क्यों? क्या छूट गया? अभी तू उसका नोटबुक लेगी तो उसका छूट जाएगा, जगह छोड़ दे। जितना हो रहा है उतना जूम करो, ओके। किसका पूरा कंप्लीट एक भी वर्ड नहीं छूटा जो लिखते जा रहे लिखते जा रहे? देखो बोला, थोड़ी स्पीड फास्ट रखो। हर्ष, तेरा क्या चल रहा है? दूसरा पॉइंट लिखना है ना। उसके बाद का पॉइंट ये वाला है, 5(1), 5(2), 5(1). स्क्रॉल करूं? देन स्टार्ट सब्जेक्ट मैटर। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स का मीनिंग हमने लिख लिया ना। सब्जेक्ट मैटर किसने स्टार्ट नहीं किया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं लिखना है सब्जेक्ट मैटर में, बस एक लाइन लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा?
एग्जिस्टिंग कॉन्टिजेंट एंड फ्यूचर गुड्स, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जितना मॉड्यूल में है प्लस मैंने कुछ नोट्स बनाए, उतना वाला पॉइंट स्टार मार्क करके लिख दो, दैट्स इट। अभी नहीं, अभी लिखना बाकी है, यूनिट खत्म हो गया है वैसे, बस तुम्हारे नोट्स बाकी है, जितना फास्ट लिखोगे उतना खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जिस्टिंग कॉन्टिजेंट एंड फ्यूचर गुड्स, इतना ही लिखना है आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 6 पॉइंट्स। और ये एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स है ना, वो सेक्शन 6 में आएंगे, ठीक है, वो मत लिखो। इतना होने के बाद और एक लाइन डिक्टेट करती हूँ, यहां तक हो गया। अभी स्टार मार्क करके नेक्स्ट न्यू लाइन लिखो एक, गुड्स पेरिशिंग। हाँ, रुक रही हूं मैं 1 मिनट। इसी में नहीं, ये जैसे स्टार मार्क करके पॉइंट लिखा, वैसे और स्टार मार्क करके मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ वो पॉइंट लिखो। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में सेक्शन 7 लिखो। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में सेक्शन 7। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, goods perishing before sale but after agreement to sell, goods perishing before sale but after agreement to sell, ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 8। the agreement thereby the agreement thereby becomes void, the agreement thereby becomes void। मैं डिक्टेट ही किया करूं क्या? एग्रीमेंट देयर बाय, दो चीजें कनेक्ट करके लिखी तो देयर बाय बोलते हैं, मैंने यहाँ पे 7 और 8 को कनेक्ट किया इसके लिए। देयर बाय एग्रीमेंट बिकम्स void, उसी में कॉमा देके और एक लाइन लिखो, when future goods when future goods perish or destroy, when future goods perish or destroy, agreement will be void। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ascertainment ऑफ प्राइस, न्यू पॉइंट है, ascertainment ऑफ प्राइस, ascertainment ऑफ प्राइस, उसमें ज्यादा नहीं कुछ लिखना है, बस इतना लिखना है। प्राइस का मीनिंग और कौन से 3 चीजों से एसरटेन होता है? प्राइस का मीनिंग है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में प्राइस का जैसे ही हो गया एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन लिख देना, जो जो मैंने पिंक और ग्रीन से हाईलाइट किया है 2 पॉइंट्स में लिख देना, पिंक और ग्रीन से हाईलाइटेड चीजें 2 पॉइंट्स में लिख देना। Valuation of third party and such third party.
प्राइस हो गया, प्राइस के 3 पॉइंट। अभी लिखो जो वैल्यूअर का जो था कि वैल्यूअर को अगर अपन ने मैनिपुलेट किया तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो 2 पॉइंट्स है। लिख रहे हो तो समझ रहा है लिखते लिखते कि हमने क्या पढ़ा। जो भी कलर से हाईलाइटेड है, पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू, सब कुछ। देखो अच्छे बच्चों की तरह लिखा तो हो गया ना सब कुछ। हु सेड मैम? क्या चाहिए बेटा? आप स्क्रॉल, तुम चाहोगे तो भी मैं नहीं करूंगी। नहीं, द यूनिट इज ओवर। कल इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट द यूनिट, रीड द यूनिट। मंडे जो नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा वो, क्योंकि अभी आप अगर कल से वापस आके बैठोगे भी तो आपका रिवीजन होगा। आप 100% इनवाइटेड हो। आप आंखें उल्टा बैठोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा। बस बीच में चपड़ चपड़ मत करना, जैसे तुम लोगों को बहुत पता है ना। शांति से सुनना, उतना ही तुम्हारा रिवीजन होगा। आए तो बेटर है। उधर कम लोग आने वाले, अच्छा ठीक है। जो भी है तुम लोग फिर से आ सकते हो, डेली आ सकते हो। हो गया? कितने दिन लगे ये यूनिट को? 4 दिन लगे? 3 दिन? ट्यूसडे को किया कि मंडे को किया? हाँ, ट्यूसडे, 3 days, ओके। सो वी हैव डन दिस यूनिट, वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट ऑनलाइन वालों के लिए भी।